नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पे अपलोड कर दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम या फिर नाइपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम हो या फिर रेलवे या फिर किसी भी स्टेट का, तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चन को आप जरूर देखें। और जो ये आज वीडियो देख रहे हैं पार्ट 4, इनको भी अच्छे से देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के बाद में हम इनका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन नहीं, जब आपका ये वीडियो कंप्लीट होगा तो कम से कम आपके लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, आज हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे राम प्रकाश 10 को डाल के ज्वाइन करें, ये वाला, जिससे कि आपको फर्दर किसी भी कोर्स में, यानी कोई सा भी अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे 10% तक डिस्काउंट मिल सके। ठीक है ना, ये वाला कोड आप राम प्रकाश 10 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे डाल के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारा एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच चल रहा है। अगर आप वो बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी राम प्रकाश 10 कोड डाल सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर वहाँ पे 5 to 10% डिस्काउंट मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वहाँ पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मा हुआंग इज द सिनोनिम फॉर। इनमें से मा हुआंग किसका सिनोनिम है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है कन्वल वोलस माइक्रोफाइलस, ऑप्शन बी है पिकोराइजा कुरोउ, ऑप्शन सी है एफेड्रा सिनिका एंड ऑप्शन डी है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है कि मा हुआंग किसका सिनोनिम है। देखिए, आपके पास बिल्कुल कम टाइम है। मैं आपका देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एफेड्रा सिनिका। एफेड्रा सिनिका मा हुआंग का सिनोनिम है। ठीक है ना, एफेड्रा सिनिका जिसे हम चाइनीज एफेड्रा भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको मा हुआंग भी बोलते हैं। इसकी फैमिली होती है एफेड्रेसी या फिर ग्नेक्टेसी। ठीक है ना, ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म श्रब है, जिसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल स्केली लीव्स रहेगी। ये जिम्नोस्पर्म श्रब है जो छोटी छोटी स्केली लीव्स रहेगी। और एफेड्रा का यूज कहाँ पे होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एफेड्रा अस्थमा में और वूपिंग कफ के अंदर काम में लिया जाता है। ये अस्थमा और वूपिंग कफ में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन सेक्ड विथ वाटर इज। इनमें से कौन सा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि जब पानी के साथ में उसको सेक्ड किया जाता है, अच्छे से सेकिंग की जाती है, तो वहाँ पे वो जाग देता है, फ्रोथ देता है। तो आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो फ्रोथ देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन बी है आपके सामने टेनिन, ऑप्शन सी है रेजिन एंड ऑप्शन डी है सपोनिन। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि जब पानी के साथ में जिसको अगर हम सेक करें तो वो क्या देगा, फ्रोथ देगा, जाग देगा। तो यहाँ पे आपका आंसर काफी लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि सपोनिन। देखिए, नाम ही है इसका सपोनिन, जो कि एक लैटिन वर्ड सेपो से तैयार हुआ है। और जिस सेपो का वर्ड का मतलब होता है ना, जो लैटिन वर्ड सेपो है, इसका मतलब ही होता है सौंप, यानी सौंप की तरह ये जाग देता है। बिकॉज सपोनिन मॉलिक्यूल फॉर्म सोप लाइक फॉर्म्स व्हेन सेकन विथ वाटर। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जब कभी भी जाग देगा तो ये वाटर के साथ में क्या करेगा, सेक करेंगे तो ये फ्रोथ लाइक देगा कंडीशन। और साथ ही साथ देखिए, ये आरबीसी को क्या करता है, हिमोलाइटिक कंडीशन करता है, आरबीसी को रप्चर भी करता है। ठीक है ना, सपोनिन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। सिफेलिन किसका एक मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको बताना है। फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। सिफेलिन इनमें से किसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है टेरोकार्पस, ऑप्शन बी है कोल्चिकम, ऑप्शन सी है इपेकाक एंड ऑप्शन डी है पुनर्नवा। आपको बताना है कि सिफेलिन इनमें से किसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इपेकाक। इपेकाक के अंदर ही सिफेलिन होता है, जो एक प्रकार का मेन इंग्रेडिएंट है इपेकाक का। ठीक है ना, इपेकाक ऑब्टेन कहाँ किससे किया जाता है, सिफेलिस इपेकाकुआना से। जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सिफेलिस इपेकाकुआना। सिफेलिन एक प्रकार का एल्केलॉइड है। क्या है, एल्केलॉइड। ठीक है ना। और अदर प्लांट स्पेसीज है जैसे साइकोट्रिया, एक्यूमिनेटा, उससे भी सिफेलिन ऑब्टेन होता है। बाकी जो मेन स्पेसीज है वो है इपेकाक, जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करने में काम आती है। और ये सिफेलिस इपेकाकुआना प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेन एसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन, अगर प्रोबेन एसिड को पेनिसिलिन के साथ में एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो क्या होगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है प्रोबेन एसिड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है प्रोबेन एसिड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेन एसिड एंड ऑप्शन डी है पेनिसिलिन डिक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेन एसिड। तो ये आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है अगर प्रोबेन एसिड को पेनिसिलिन के साथ में दिया जाए तो। देखिए काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, बाकी कईयों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो हम इसके बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है क्यों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोबेन एसिड क्या करतेगा, डिक्रीज करेगा एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन का। देखिए पेनिसिलिन प्रोबेन एसिड देखिए कई बार है ना पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ में लिया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, नेपसिसिलिन, इनके साथ में, जिससे कि इनका एंटीबायोटिक का ब्लड लेवल कंटिन्यू बना रहे और एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाए, और दिस इंक्रीज मेक्स द एंटीबायोटिक वर्क बेटर एट ट्रीटिंग सर्टेन इन्फेक्शन। देखिए प्रोबेन एसिड क्या करती है, प्रोबेन एसिड क्या करती है, प्रोबेन एसिड का काम क्या होता है, ये गाउट में काम आती है, और ये क्या करती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देगी प्रोबेन एसिड। देखिए यूरिक एसिड और पेनिसिलिन की बात करें तो ये दोनों ही एक ही जगह से सीक्रेट आउट होती है, ये क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन से एक्सक्रीट होती है, दोनों ही ट्यूबुलर सीक्रेशन से एक्सक्रीट आउट होती है। कौन सी, यूरिक एसिड एंड पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जब प्रोबेन एसिड देंगे तो ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, तो वो जो ऑक्यूपाई है ना जगह एक्सक्रीशन की वो यूरिक एसिड कर लेगा और पेनिसिलिन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा, तो पेनिसिलिन का क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। तो प्रोबेन एसिड क्या करेगी, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन वो डिक्रीज कर देगी और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रोबेन एसिड वर्क्स बाय डिक्रीज द किडनी एबिलिटी टू रिमूव द एंटीबायोटिक फ्रॉम द बॉडी, इट इनहिबिट ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन देयरफॉर डिक्रीजेस देयर एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे पेनिसिलिन को जब कभी भी हम प्रोबेन एसिड के साथ में को एडमिनिस्टर करते हैं तो प्रोबेन एसिड क्या करता है, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन बी है टायरोसिन, ऑप्शन सी है एलेनिन एंड ऑप्शन डी है आर्जिनिन। जल्दी से इसका आंसर बताएगा कि इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऑप्शन ए फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी एलेनिन एंड ऑप्शन डी आर्जिनिन। देखिए अगर मान लो आप लोगों में से कोई भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे राम प्रकाश 10 को डाल के ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर 5 to 10% तक डिस्काउंट मिल सके। देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी फिनाइल एलेनिन, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड की टोटल संख्या देखें तो वो होती है 10, कितनी होती है 10, और इनको लर्न करने का तरीका देखें तो ये रहेगा आपका टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, इससे आप लर्न कर सकते हैं आसानी से। T फॉर थ्रियोनिन, V फॉर वेलिन, M फॉर मिथियोनिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन एंड पाथ के अंदर देखें तो P फॉर फिनाइल एलेनिन, A फॉर आर्जिनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड H फॉर हिस्टिडीन। तो इस तरीके से टीवी मिल पाथ में से जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है उनके नाम इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिनाइल एलेनिन भी इंक्लूड है, ये भी आपका क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया इसके अंदर आर्जिनिन भी है, तो आपको एक बात और बता दूं, इसमें से जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं ना, दोनों आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ये दोनों क्या होते हैं, आउट ऑफ विच टू हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन दोनों ही सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं। सेमी एसेंशियल होते हैं यानी कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं, बाकी इतने नहीं हो पाते हैं जिससे कि हमें इसको बाहर से भी लेना पड़ता है साथ में, तो हमारी बॉडी के लिए सेमी एसेंशियल है। यानी थोड़े बहुत हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होते हैं, साथ साथ इन्हें हमें बाहर से भी लेना पड़ता है पर्याप्त मात्रा में करने के लिए, तो ये सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में आता है। और एसेंशियल का मतलब होता है कि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं पर उन्हें हमें डाइट के साथ में लेना जरूरी है, वो हमारे लिए एसेंशियल है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड रहेंगे, हिस्टिडीन और आर्जिनिन आपके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन। यानी अगर मान लो आप किसी ड्रग का फीचर्स चेक कर रहे हो तो ये किस तरीके का इवेल्यूशन का मेथड है वो आपको बताना है।
अगर आप किसी भी ड्रग का क्या कर रहे हो, फीचर्स चेक कर रहे हो बाहर से, तो वो कौन सा मेथड ऑफ इवेल्युएशन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑप्शन बी है फिजिकल, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी है केमिकल। तो जल्दी से इसका आंसर बताएगा कि इनमें से कौन सा मेथड है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनोलेप्टिक। कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए ऑर्गेनोलेप्टिक। देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस। स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस, जो भी सेंसेस के ऑर्गन्स है उनको यूज करते हुए जो अपन स्टडी करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन करते हैं, वो आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहलाएगा। देखिए इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इसके अंदर मेथड ऑफ एनालिसिस रहेगा जिसके अंदर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स रहेंगे जैसे कि टच, टेक्सचर एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोर्थ स्टेज जो हम बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज, डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर देखते हैं तो एक फोर्थ स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है वो आपको बतानी है। फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन बी है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन सी है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एंड ऑप्शन डी है लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बर्थ रेट तो कम है, बर्थ रेट क्या है कम, और डेथ रेट ज्यादा है, तो उसको वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, लो स्टेशनरी फेज। देखिए इस तरीके से डेमोग्राफिक साइकिल होती है, फिर एक बार डिक्लाइन होने लग जाती है। ठीक है ना, तो ये आपकी जो डिक्लाइन वाली स्टेज होती है लो स्टेशनरी फेज, जिसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं, इसके अंदर बर्थ रेट तो कम होती है और डेथ रेट ज्यादा होती है। ठीक है ना, इन डेमोग्राफिक साइकिल 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। द फर्स्ट हाई स्टेशनरी फेज, पहला तो आपका हाई स्टेशनरी फेज रहेगा। ठीक है ना, मार्क्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, इसमें रिलेटिवली क्या है कि लो पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेज रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सेकंड रहेगा जिसके अंदर अनइवन पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड थर्ड पेज रहेगी आपकी बर्थ एंड डेथ रेट्स आर मच लोअर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाएगी कम। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या होगा, रिलेटिवली स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वाली जो स्टेज रहेगी वो रिलेटिवली क्या रहेगी, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी। एंड फोर्थ फेज जिसे हम बोलते हैं जहाँ पे डिक्लाइन फेज होगा, जहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन साइकिल विच कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेगनेंस और एक्चुअल डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ डेथ और बर्थ। यहाँ पे डेथ ज्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रहा है, तो ये आपका डिक्लाइन फेज है। ये फोर्थ फेज है जिसे हम लो स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डोपामीन इज, डोपामीन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट, ऑप्शन बी है अल्फा एंड बीटा 1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी है अल्फा एगोनिस्ट एंड ऑप्शन डी है बीटा एगोनिस्ट। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। डोपामीन क्या है वो आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट। क्या रहेगा, अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट। डोपामीन आपका अल्फा एगोनिस्ट है और साथ ही बीटा 1 एगोनिस्ट है। ये बीटा 2 पे वर्क नहीं करता है, नॉट एक्टिंग ऑन बीटा 2। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बीटा एगोनिस्ट का है तो ये भी आपका गलत है। ठीक है ना, और ये एंटागोनिस्ट नहीं होता है और ये ओनली अल्फा एगोनिस्ट नहीं होता है, बीटा 1 के एगोनिस्ट एक्शन रखता है। बीटा एगोनिस्ट नहीं होता है क्योंकि बीटा 2 पे नहीं करता ये काम। ठीक है ना, तो डोपामिन इज डोपामिनर्जिक एज वेल एज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसलिए ये बहुत अल्फा एंड बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक जब कभी भी किसी पेशेंट को हो जाता है तो वहां पे कौन सी ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है वो आपको बताना है। इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइसिस, ऑप्शन है एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन बी है मॉर्फिन सल्फेट आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन सी है अमीनोफाइलिन आईवी इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी है फ्यूरोसिमाइड आईवी इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन सी अमीनोफाइलिन आईवी इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी फ्यूरोसिमाइड आईवी इंजेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए,
यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन। जो एड्रेनलिन ड्रग होती है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में काम ली जाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक जब कभी भी किसी पेशेंट को होता है तो वहाँ पे हमेशा एड्रेनलिन दिया जाता है, ठीक है ना। एड्रेनलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। कैसे दिया जाता है? इट इज गिवन एज 0.5 ml। ये 0.5 ml में दी जाती है ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन, दैट इज 0.5 मिलीग्राम के रूप में दी जाएगी। देखिए, इंट्रामस्कुलर रूट ऑन लेटरल थाई, जो लेटरल थाई है उसके ऊपर इंट्रामस्कुलर रूट के रूप में ये प्रीफर की जाती है बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सबक्यूटेनियस साइट। आईवी रूट इसमें हमेशा अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये क्या करती है, अगर आईवी रूट में लेना है तो इसमें बिल्कुल लो कंसंट्रेशन में हमें लेना पड़ेगा, यूज रेयरली, क्योंकि मच लोअर कंसंट्रेशन में हमें वहाँ पे यूज में लेना पड़ता है जिसकी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए इसको जनरली इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज, इनमें से कौन सा एक हार्मोन मिल्क के सिक्रेशन और मिल्क को रेगुलेशन करने में काम में आता है? वापिस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन सा एक हार्मोन मिल्क सिक्रेशन और रेगुलेशन ऑफ मिल्क में काम आता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वहां पे क्या आंसर रहेगा ये आपको बताना है। देखिए, काफी लोगों ने इसका आंसर भी सही बताया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोलैक्टिन। देखिए, प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। जो भी एल्वियोलाई की सेल्स होती हैं वहां पे अगर प्रोलैक्टिन रहेगा तो वो सिक्रेशन ऑफ मिल्क में काम करेगा, मिल्क सेक्रेशन को इंड्यूस करता है। देखिए, द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड इंक्रीजेज मार्कली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी टिश्यू इन प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ये मिल्क प्रोडक्शन में भी काम आता है। ये मेमोरी टिश्यू, जो भी मेमोरी टिश्यूज होती है जो मिल्क प्रोडक्शन में काम आती है, उनकी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट भी करता है प्रोलैक्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इनमें से कौन सी एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है स्ट्राइचनिन, ऑप्शन बी है क्यूनिडीन, ऑप्शन सी है एकोनिटीन एंड ऑप्शन डी है क्यूनिन। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, इनमें से कौन सा एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है? देखिए, काफी लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्विनिन। क्विनिन आपका एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के रूप में काम आता है। क्विनिन कहाँ काम आता है? एंटी प्रोटोजोअल में भी काम आता है, यानी एंटी मलेरिया ड्रग होती है क्विनिन। ओके, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है एंटी मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है भैया? प्रोटोजोआ से ही तो होता है। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम स्पीसीज क्या है? प्रोटोजोअल स्पीसीज है। और इसका जो वेक्टर है वो क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। प्रोटोजोअल स्पीसीज कौन सी हो गई इसमें से? प्लाज्मोडियम। वेक्टर क्या हो गया इसका? फीमेल एनाफिलीज। देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मॉस्किटो, ठीक है ना। तो उसके ट्रीटमेंट में आपका क्यूनिन काम में आता है। देखिए, क्यूनिन आइडेंटिफाइड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क से ऑब्टेन किया जाता है और ये मलेरिया थेरेपी में काम में आता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्राइचनिन की बात करें तो स्ट्राइचनिन कहाँ काम आता है? ये कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है स्ट्राइचनिन। साथ ही साथ ये एनालेप्टिक्स भी होता है और ये सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो रोटेंटिसाइड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यूनिडीन की बात करें तो ये एंटी अरिथमिक ड्रग में काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा एंटी प्रोटोजोल में वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, क्विनिन ही रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसमें से आपको बताना है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड को क्या कहा जाता है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है कोलेसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी है सीटोरेक्टोमी एंड ऑप्शन डी है वेसेक्टोमी।
जल्दी से इसका आंसर बताएगा कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी कोलेसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी है क्लिटोरेक्टोमी एंड ऑप्शन डी है वेसोक्टोमी। देखिए यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्यूबेक्टोमी। क्या रहेगा? ट्यूबेक्टोमी। देखिए स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसीजर होता है ना वुमेन्स के अंदर, वो आपका ट्यूबल लिगेशन भी कहलाता है। जो फीमेल के अंदर अगर स्टेरिलाइजेशन करना है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। बांझपन, अगर हिंदी में बोले तो बांझपन करना, ठीक है ना, जिससे कि वो फर्दर प्रोगेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सके। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर वुमेन आर कॉल्ड ट्यूबल लिगेशन। जो ट्यूबल होती है ना उसको लिगेशन, उसको बाइंड कर देते हैं धागे से, उसको बांध देते हैं, और या फिर हम उसे ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है ना। और अगर हम मेल की बात करें कि मेन के अंदर हम मान लो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या फिर बोलते हैं? जो वासा डिफरेंस होता है मेल के अंदर, मेन के अंदर वैसे डिफरेंस होता है, उसको लिगेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है ना। मेल के अंदर वेसेक्टोमी रहेगा और फीमेल के अंदर रहेगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। ट्यूबेक्टोमी आल्सो नोन एज ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन एंड इट इज परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अगर मान लो वुमेन के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो वो ये आपको ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड रहेगा। देखिए इट इज ए सर्जिकल प्रोसेस, एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है जो कि ब्लॉक्स कर देता है फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देता है? ब्लॉक्स, देयर बाय प्रिवेंटिंग द एग रिलीज बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। जो भी आपके ओवरी के अंदर, मान लो फीमेल की ओवरी के अंदर एग रिलीज होंगे तो वो यूटेरस के अंदर रीच नहीं हो पाएंगे, उसमें पहले ही लिगेशन कर दिया जाएगा, तो फर्दर क्या होगा? प्रोजेनी डेवलप नहीं हो पाएगी, वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा फीमेल के अंदर परमानेंट मेथड के रूप में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस कहलाता है फीमेल के अंदर उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और मेल के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। अगर मेल का पूछ ले तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, मेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बीटर्स आर थेरेप्यूटिकली यूज्ड एज। जो बीटर्स कंपाउंड होते हैं फार्माकोग्नोसी में, ऐसे प्लांट प्रोडक्ट जो बीटर्स नेचर के होते हैं वो थेरेप्यूटिकली कैसे काम में लिए जाते हैं? ऑप्शन ए है एंटी फंगल एजेंट, ऑप्शन बी है एंटी अमीबिक एजेंट्स, ऑप्शन सी है एंटी मलेरियल एजेंट एंड ऑप्शन डी है एपेटाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि जो बीटर्स होते हैं वो थेरेप्यूटिकली किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। एंटी फंगल एजेंट, एंटी अमीबिक एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट या फिर एपेटाइजिंग एजेंट। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर भी बता दिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि एपेटाइजिंग एजेंट। कैसे काम में लिए जाते हैं? एपेटाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। देखिए बीटर्स कैन फैसिलिटेट स्टोमक एसिड एंड एक्ट एज डाइजेस्टिव एड। ये स्टोमक के जो अंदर एसिड होता है उसको फैसिलिटेट करता है बीटर्स, और ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में अपना रोल निभाता है, इसलिए एपेटाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है, यानी भूख लगाता है, भूख को बढ़ाता है। एपेटाइजिंग का मतलब भूख को बढ़ाना। दिस कैन नॉट ओनली इज इन डाइजेशन बट आल्सो हार्ट बर्न। अगर हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, अगर किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है, अगर किसी को क्रैम्पिंग हो रही है, अगर किसी को पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रहा है, तो वहां पे भी ये बीटर्स काम में आते हैं। तो ये एक प्रकार से डाइजेस्टिव एड के रूप में काम में आते हैं बीटर्स, और ये भूख को बढ़ाते हैं, एपेटाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। काला आजार इज ए टाइप ऑफ। काला आजार इसमें से क्या है ये आपको बताना है। काला आजार नाम की जो बीमारी है, डिजीज है, वो क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सिस्टोजोमियासिस, ऑप्शन बी है हेलमिंथियासिस, ऑप्शन सी है लिस्मानियासिस एंड ऑप्शन डी है जियार्डियासिस। आपको बताना है कि काला आजार इनमें से क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है सिस्टोजोमियासिस, ऑप्शन बी है हेलमिंथियासिस, ऑप्शन सी है लिस्मानियासिस एंड ऑप्शन डी है जियार्डियासिस। देखिए काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया है मेरे ख्याल से। इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि लिस्मानियासिस, जो किससे होता है? लिस्मानिया डोनोवेनी से। लिस्मानियासिस किससे होता है? लिस्मानिया डोनोवेनी। यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। लिस्मानिया डोनोवेनी, ठीक है। लिस्मानियासिस आर ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल पैरासाइट। ये जनरली प्रोटोजोअल पैरासाइट्स होने वाली, ये प्रोटोजोआ है लिस्मानिया डोनोवेनी, ठीक है ना।
देखिए, दीज पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई। जो सैंड फ्लाई होती है उसके बाइट से होता है। ये सैंड फ्लाई क्या है, वेक्टर है यहाँ पे, फीमेल फ्लोबोटोमाइन सैंड फ्लाई। वेक्टर क्या है इसका, फीमेल फ्लेबोटोमाइन या फिर सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। एक छोटा सा इंसेक्ट वेक्टर है जिसकी साइज अगर हम देखें तो लगभग ये 2 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। बिल्कुल छोटा सा टिनी इंसेक्ट वेक्टर है इसका, लिस्मानिया डोनोवेनी का। देखिए, देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लिस्मानियासिस। अगर हम बात करें लिस्मानियासिस कितने टाइप्स की होती है तो जनरली 3 टाइप की होती है। एक तो हो गई आपकी क्यूटेनियस, दूसरी हो गई विसरल, यानी हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वहां पे लिस्मानिया का ट्रांसफर हो जाना, जो हम बोलते हैं बॉडी विसरा के अंदर हो जाना, विसरल। इसी विसरल लिस्मानियासिस को हम बोलते हैं काला आजार। जो विसरल लिस्मानियासिस होती है उसी को हम काला आजार बोलते हैं। और दूसरी होती है म्यूकोक्यूटेनियस, जो म्यूकस पे जहाँ म्यूकस सेक्रेशन हो रहा है, या फिर क्यूटेनियस है, तो उन दोनों जहाँ इंटरफेरेस है वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस। तो ये लिस्मानियासिस 3 टाइप की हो गई, और ये काला आजार भी इसी का एक रूप है जो कि विसरल होता है। और ये फैलता किससे है, लिस्मानिया डेनोवेनी से, और इसका वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फीमेल फ्लेबोटोमाइन्स भी कहते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। डिटोल इज यूज्ड एज, इनमें से डिटोल कैसे काम में लिया जाता है वो आपको बताना है। इनमें से डिटोल कैसे काम में लिया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एजेंट या फिर एंटीबायोटिक। डिटोल को किस तरीके से काम में लिया जाता है, देखिए आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आप अनअकैडमी पे अभी हमारा वहाँ पे जो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का अचीवर्स बैच है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, उस पर लाइव क्लासेस चल रही है। अगर उसमें मैंने फार्माकोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स करवा दिए हैं, सुटिक्स के भी करवा दिए हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो उन सभी टॉपिक्स को आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी है सारी की सारी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स मात्र 2999 रुपीज़ का है अभी। और उससे ज्वाइन करते समय अगर आप राम प्रकाश 10 कोड डालेंगे तो वहाँ पे इस जो कोर्स में फर्दर आपको 5 to 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आप इसे जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, काफ़ी कुछ आपको इस यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपको फिर से क्वेश्चन पूछा देता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, डिटोल इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए है एंटी माइक्रोबियल, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक एंड ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है ये तो आपको मालूम ही होगा। एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक आपका लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक को क्या करते हैं, लिविंग सरफेस पे जो यूज करते हैं उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक। और ये नॉन लिविंग या फिर इनएनिमेट सरफेस, नॉन लिविंग भी बोलते हैं, या फिर यूं देखें तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, उस पर अगर यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना, तो दोनों का आप ध्यान रखें। डिटोल कहाँ पे यूज लिया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन डिटोल दैट कंफर्म्स इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज क्लोरोजाइनिलोन। क्लोरोजाइनिलोन एक प्रकार के कंपाउंड है जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, C8H9ClO। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरोजाइलिनोल, जिसमें 4.8% डिटोल्स रहेगा, और ये टोटल एडमिक्सचर विद द रेस्ट मेड अप ऑफ पाइन ऑयल, आइसोप्रोपेनॉल, कैस्टर ऑयल, सोप एंड वाटर से बना हुआ रहेगा क्लोरोजाइलिनोल। नेक्स्ट देखें, डिटोल एंटीसेप्टिक वॉश कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट बेंजालकोनियम क्लोराइड। जो बेंजालकोनियम क्लोराइड एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो भी इनके अंदर रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका कि किस तरीके से काम में आता है, तो वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। इन एंटीबायोटिक पजेजिंग एंटी फंगल एक्शन इज, इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है जिसके अंदर एंटी फंगल एक्शन होता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है केनामाइसिन, ऑप्शन बी है ग्लाइसोफल्विन, ऑप्शन सी है रिफाम्पिसिन एंड ऑप्शन डी है एमिकेसिन। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा।
एन एंटीबायोटिक possessing antifungal action is ऑप्शन ए केनामाइसिन, ऑप्शन बी ग्राइसियोफल्विन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन एंड ऑप्शन डी एमिक एसिड। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी ग्राइसियोफल्विन। ग्राइसियोफल्विन एक प्रकार की ऐसी एंटीबायोटिक है जिसके अंदर एंटी फंगल एक्शन भी रहता है। देखिए ग्राइसियोफल्विन एक प्रकार की हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन डेरिवेटिव है। क्या है ये? हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन डेरिवेटिव। इट इज फंगाई स्टेटिक, यानी फंगस की ग्रोथ को ये स्टेटिक कंडीशन में लेकर आती है। एक होता है फंगाइसाइडल, साइडल का मतलब क्या होता है? किल करना, और स्टेटिक कहीं पे पीछे आ गया तो स्टेटिक का मतलब होता है ग्रोथ को क्या करना? स्टेटिक कंडीशन में ले आना, यानी ग्रोथ को मेंटेन रखना, ग्रोथ को इंक्रीज नहीं होने देना। इंक्रीज नहीं होने देती है, ग्रोथ को जितनी है उतनी ही रखती है, तो स्टेटिक कंडीशन कहलाती है। और साइडल मतलब किल करना। तो ये ग्राइसियोफल्विन है ना, ये फंगाई स्टेटिक है, फंगस की ग्रोथ को मेंटेन करके चल रही है, इसको ज्यादा बढ़ने नहीं दे रही है ना। फॉर मोस्ट डर्मेटोफाइट्स इंक्लूडिंग एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, इन सब के लिए क्या है? फंगाई स्टेटिक की तरह काम करती है। देखिए अगर हम इसको ओरली यूज में लें तो इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है, अगर इसके साथ में ग्राइसियोफल्विन के साथ में फैटी मील लिया जाए, यानी रात के समय जब खाना खाते हैं तो फैटी खाना लिया जाए और साथ में ग्राइसियोफल्विन लिया जाए तो उसका ओरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ग्राइसियोफल्विन का ओरल एब्जॉर्प्शन फैटी मील के साथ में इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेटम कोर्नियम। जो आपका स्ट्रेटम कोर्नियम है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्किन के ऊपर है, जो स्किन के अंदर जस्ट नीचे है ना स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है ना। एंड एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूबुल फंक्शन इन डर्मेटोफाइट्स। जो डर्मेटोफाइट्स है वहाँ के जो भी डर्मेटोफाइट्स है जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस या कोई इन्फेक्शन हो रहा है फंगस की वजह से, तो उसके माइक्रोट्यूबुल के फंक्शन को ये इनहिबिट करता है, इंटरफेयर करता है और उनकी ग्रोथ को नहीं होने देता है। जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है ना जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, तो उनको इंटरफेयर करके उनकी ग्रोथ को रोक देता है। देखिए इट इज यूज्ड फॉर डर्मेटोफाइट्स ऑफ स्किन एंड हेयर। जो भी आपका टीनिया इन्फेक्शन है या फिर स्किन का इन्फेक्शन है जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स और स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन, तो वहाँ पे ये काम में आता है, क्योंकि जो किरेटिन होता है ना स्किन के अंदर वहाँ पे जाके कंसंट्रेट होता है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होती है? किरेटिन के ऊपर। तो जो भी किरेटिन यानी बॉडी के अंदर किरेटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्किन के अंदर या फिर हेयर के अंदर। जो टीनिया इन्फेक्शन होता है ना, टीनिया का मतलब जो स्किन इन्फेक्शन है टीनिया की वजह से हो रहा है, तो उसमें ये ज्यादा काम आता है क्योंकि वहां पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। The heterocyclic ring system present in isoniazid is heterocyclic ring system present in isoniazid is। isoniazid के अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है पायरिडीन, इसको हटा दीजिएगा। ऑप्शन ए है पायरिडीन, ऑप्शन बी है पायरिमिडीन, ऑप्शन सी है पायरोलिडीन एंड ऑप्शन डी है पिरिडीन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? जो भी ड्रग पूछी है उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जब इसका स्ट्रक्चर मालूम होगा तो उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो भी आपको पता होगा, तो उसके आधार पर बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा रिंग सिस्टम है। तो आपको सबसे पहले आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। काफी लोगों को स्ट्रक्चर मालूम है तो उन्होंने आंसर दे भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पिरिडीन। पिरिडीन स्ट्रक्चर किसका होता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसके अंदर इस तरीके से बेंजीन के साथ में एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ रहता है। बेंजीन रिंग के साथ में अगर एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिरिडीन रिंग पाया जाता है। पिरिडीन रिंग पाया जाता है। इसके अलावा पिरिडीन के साथ साथ में क्या होता है? यहाँ पे आइसोनिकोटिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। इसको हम बोलते हैं आइसोनिकोटिक एसिड हाइड्राजाइड। यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड CH2 NH है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। दूसरा नाम हो गया पिरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। पिरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड, ये भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका यही रहेगा, पिरिडीन न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
केमिकली फ्यूरोसिमाइडिस, आपको ये बताना है कि फ्यूरोसिमाइडिस में से कौन सा कंपाउंड है, यानी कौन सा जो आईयूपीएसी नेम है वो फ्यूरोसिमाइड का है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 4 क्लोरो एन पिरिडिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। ऑप्शन बी है 4 क्लोरो एन फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। ऑप्शन सी है 4 फ्लोरो एन पिरिडिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। एंड ऑप्शन डी है 4 फ्लोरो एन फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। तो आपको बताना है कि फ्यूरोसिमाइड क्या है, फ्यूरोसिमाइड में का जो केमिकल नेम है वो क्या है। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट है वो बताना है। इसके लिए भी आपको क्या होना जरूरी है, फ्यूरोसिमाइड। देखिए फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर काफी बार पूछा जाता है, तो कुछ कुछ ड्रग्स है जिनका स्ट्रक्चर काफी बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ड्रग्स का इस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो उनका तो कम से कम आप स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न करने हैं। देखिए एक तो आइसोनियाजिड हो गया जिसका अभी अपन ने देखा था, उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। फ्यूरोसिमाइड का भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपकी फरफरिल रिंग है, ठीक है। और ये 4 नंबर पर क्या है, क्लोरो। 4 नंबर पर क्या है, क्लोरो ग्रुप। और ये नाइट्रोजन के साथ में ये क्या लगी हुई है, फरफरिल रिंग, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो एन फरफरिल। अगर इसकी नंबरिंग देखें तो COH ग्रुप को सबसे पहले नंबर देंगे। COH ग्रुप होता है, कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए एक तो NH हो गया, एक SO2 NH2 हो गया, एक हो गया Cl। तो इसमें से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया, जिसकी प्रेफरेंस सबसे पहले लेते हैं तो वो COH है। तो इसलिए COH को नंबर क्या देंगे, 1। फिर देखिए इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो 2 नंबर पे सेकेंड आपका आ रहा है डेरिवेटिव जो सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे 2 नंबर इसको देंगे। इधर से लेते हैं तो 2 नंबर पे नहीं आता, सीधा 3 पे आता है, ठीक है ना। तो 2 पे इसको लेंगे, फिर ये आप क्या हो 3, फिर 4th, ये 5th एंड 6th। तो 4th नंबर पर क्या है आपका, क्लोरो, इसलिए मैंने लिख दिया 4 क्लोरो। और N पर क्या है, नाइट्रोजन के साथ में फरफरिल ग्रुप है, तो ये आपका हो गया N फरफरिल। फिर 5 नंबर पे क्या है, सल्फामोइल, इसको बोलते हैं सल्फामोइल, यानी सल्फा भी है और एमिनो ग्रुप भी है, सल्फामोइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो 5 सल्फामोइल। और ये जो पीछे बचा हुआ ये वाला ग्रुप यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है, NH2COH, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड। क्या है, एंथ्रेनिलिक एसिड। तो ये जो ग्रुप बचा हुआ है आपका पीछे वाला, ये क्या हो गया, एंथ्रेनिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो एन फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से हम आईपीएसी नेम फाइंड आउट करते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी आईपीएसी नेम आए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पे आपको अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर मालूम होता इसका फ्यूरोसिमाइड का, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे आप इसका आंसर भी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, एक प्रकार का एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग, बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, इनमें से कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्लोरोक्विन इन एंटी मलेरियल ड्रग्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, जो 4 क्लासेज है उनमें से आपको बताने की कौन सी क्लास से क्लोरोक्विन रिलेट है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है 9 अमीनो क्यूनोलिन। ऑप्शन बी है 8 अमीनो, अमीनो कर दीजिएगा, एनिमो है ना, ये एनिमो की जगह अमीनो कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ये अमीनो कर दीजिएगा सब जगह, है ना। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 9 अमीनो क्यूनोलिन, दूसरा हो गया 8 अमीनो क्यूनोलिन, और तीसरा हो गया 4 अमीनो क्यूनोलिन। तो आपको बताना है कि चौथा हो गया एक्रिडीन। तो आपको बताना है कि इनमें से क्लोरोक्विन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो देखिए आइसोनियाजिड हो गया, फ्यूरोसिमाइड हो गया, और अब क्या हो गया, क्लोरोक्विन। तो इनका भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यानी क्यूनोलिन रिंग है। क्या है, क्यूनोलिन रिंग। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, एक मिनट,
अगर इस तरीके से दो रिंग है, एक बेंजीन रिंग और एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूनोलिन रिंग। क्या बोलते हैं? क्यूनोलिन रिंग। और अगर मान लो इस तरीके से रिंग है, यानी नाइट्रोजन एटम पहली पोजीशन की जगह दूसरी पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोक्यूनोलिन। क्या बोलते हैं? आइसोक्यूनोलिन। तो दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, क्यूनोलिन क्या होता है, आइसोक्यूनोलिन क्या होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोक्विन के अंदर क्या रहेगा, ये देखिए क्यूनोलिन मॉलिक्यूल है, क्या है? क्यूनोलिन। क्यूनोलिन रिंग है, इसलिए यहाँ पे पीछे क्या रहेगा? क्यूनोलिन, ठीक है ना। अब क्यूनोलिन में भी देखिए, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1, जो हेटेरो एटम है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आपको दिख गया ना, लाइन बीच में तो नहीं आ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजिशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप है, तो इसी में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अमीनो ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये वाली जो कंपाउंड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 4 अमीनो क्यूनोलिन। क्या कहलाएगा? 4 अमीनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। क्या सा है? 4 अमीनो कर दीजिएगा वापस इसको। तो यहाँ पे क्लोरोक्विन क्या रहेगा? 4 अमीनो क्यूनोलिन। देखिए क्लोरोक्विन इज ए 4 अमीनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। और कुछ अदर एग्जाम्पल है 4 अमीनो क्यूनोलिन के, तो उसके एग्जाम्पल है एमोडियाक्विन, सेंटोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये सारे के सारे आपके 4 अमीनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में मैं आपको एक गोल्डन क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि उसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको गोल्डन क्वेश्चन भी बताना। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का जो बैच है वो लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है अचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, नाम है जिसका, एक मिनट यहाँ से चल नहीं रहा, यहाँ पे चलेगा, अचीवर्स बैच और एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ पे हमने काफ़ी सब्जेक्ट की, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, कॉग्नोसी, उनकी क्लासेज ले रखी है, साथ ही और काफ़ी क्लासेज हम अपलोड करने वाले हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उन क्लासेज को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, उनको जो क्लासेज रिकॉर्डेड हो गई है उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, जो हम लाइव क्लासेज ले रहे हैं उनको लाइव क्लासेज में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसे ज्वाइन करते समय राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्दर 5 to 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है आज का वो है, प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज। प्रोफ्लेविन किस तरीके से यूज लिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है एक्सपेक्टोरेंट एंड ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, प्रोफ्लेविन किस तरीके से यूज में लिया जाता है? एंटीसेप्टिक, विटामिन, एक्सपेक्टोरेंट एंड एनाल्जेसिक। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटीसेप्टिक। किस तरीके से प्रोफ्लेविन को काम में लिया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में काम किया जाता है। देखिए प्रोफ्लेविन को हम डाई अमीनो एक्रिडिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई अमीनो एक्रिडिन, यानी 2 अमीनो ग्रुप है, एक तो ये और एक ये, और ये जो पीछे बची ना इसको हम बोलते हैं एक्रिडिन डाई। क्या बोलते हैं? एक्रिडिन। ये वाला जो न्यूक्लियस हो गया, एक तरफ बेंजीन रिंग, फिर वापस आपका एक नाइट्रोजन एटम और साथ में रिंग 6 मेंबर्ड, फिर वापस आपकी बेंजीन रिंग। तो आपस में अगर ये तीनों रिंग फ्यूज होती है इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं एक्रिडिन रिंग। तो इसमें एक्रिडिन रिंग में ही आप देख लीजिएगा, एक तरफ NH2 ग्रुप है और इधर भी NH2 ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है, इसलिए इससे हम प्रोफ्लेविन को डाई अमीनो एक्रिडिन भी बोलते हैं, या फिर एक्रीफ्लेविन डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आता है, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? प्रोफ्लेविन आपका एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह काम करेगा।
अब आ गया है वक्त आज के गोल्डन क्वेश्चन का। आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए आज का गोल्डन क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट यहाँ पे राम प्रकाश प्रजापत। आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप अनअकैडमी पे राम प्रकाश प्रजापत के वीडियो देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी में जो अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का अचीवर्स बैच चल रहा है उसे आप जरूर ज्वाइन करें, और उसे ज्वाइन करते समय राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल सके। ठीक है, आप उनको रिकॉर्डेड क्लासेज में भी देख सकते हैं, उनको लाइव क्लासेज में देख सकते हैं, उनको जरूर देखें। और आज का गोल्डन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें इस वीडियो के अंत में। आज का क्वेश्चन है पैरा एल्डिहाइड इज यूजेज। पैरा एल्डिहाइड किस तरीके से काम में लिया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी है एंटी एलर्जिक, ऑप्शन सी है हिप्नोटिक एंड ऑप्शन डी है एंटीपायरेटिक। पैरा एल्डिहाइड इसमें से किस तरीके से काम में लिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे जो भी आपका एजुकेटर्स का नाम अगर राम प्रकाश प्रजापति लिखा हुआ है तो उस पर जाके मेरे को जरूर फॉलो करें। साथ ही वहाँ पे जो भी मेरे लाइव बैचेस हैं वो आपके सामने आते रहेंगे, उनको आप ज्वाइन करते रहिएगा। और राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्दर उसमें से सभी बैचेज में 5 to 10%, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सा भी बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 to 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, फार्मासिस्ट, जीपेट या फिर अपने नाइपर एग्जाम की, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर देखें। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।